हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नोनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे 8th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, और इंग्लिश में बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम शुरू करेंगे हिंदी से। फसल उत्पादन एवं प्रबंध, मतलब जो हमें फसल के बारे में, उन सभी के बारे में पढ़ना है कि कैसे फसल का काम होता है। ठीक है। ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ और औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। मतलब जो ये सभी काम करने वाले हैं, इन सभी उन्होंने देखे हैं। तो आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, मतलब जितने भी सजीव हैं उन सभी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अभी हमने बात की थी, और पौधे जो है खुद अपना फूड बनाते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मतलब जो छोटे पौधे हैं हरे वाले, वो किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं, ये सभी हमें पहले हम पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासों में। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। मतलब मनुष्य जो है वो स्वयं कभी भोजन नहीं बनाते, वो क्या है, पौधों पर, पादपों पर डिपेंड रहते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? मतलब क्या हम भोजन कहाँ पे, यदि जब वो खुद नहीं बना पाते तो हम किससे लेते हैं? या तो पौधों से लेते हैं या फिर जीवों से। जीवों में कौन सा आते हैं? जैसे चिकन हो गया, एग हो गए, मछली हो गई, ये सभी हम जीवों से लेते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? मतलब हम क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें जिससे हमारे शरीर की वृद्धि हो सके। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। मतलब पाचन, ये सभी जो चीज़ें हैं, इन सभी में क्या है, जो भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सांस लेने के लिए भी, हाँ, इससे भी बहुत सारी जो जो चीज़ें हैं हमारे शरीर में होती हैं, उन सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? अपने भोजन से। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या फिर दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। मतलब दोनों जगह से हम जो अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। मतलब जैसे यदि सोसाइटी रहती हैं, जो यदि वहाँ से खाना भोजन नहीं मिलेगा, जो चावल, गेहूँ वगैरह, तो बहुत सारे लोगों को खाने में बहुत तकलीफ हो सकती है। जैसे कई लोग खरीद नहीं पाते हैं। इस कारण से यदि बहुत बड़ी जनसंख्या पूरे जैसे ज़िले के लिए चाहिए, तो अलग अलग जगह से वितरण होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में हम बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। Paheli and Bozo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plug and in the field। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने फील्ड जो है उसमें वहाँ पे देखें। You have learned that all living organisms require food। मतलब सभी को फूड की ज़रूरत होती है। Plant can make their food themselves। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। मतलब जो है हरे पौधे जो किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं, वो हमें देखना है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। मतलब ह्यूमंस जो है, जिसमें एनिमल्स है, वो खुद फूड नहीं बना सकते। तो अब वो कहाँ से आएगा? तो उनका फूड या तो प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल्स। अब जैसे बड़े बड़े एनिमल्स हो गए, वो सभी छोटे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछली को खाते हैं। ऐसे जैसे शेर हो गया, शेर शिकार करके छोटे छोटे जानवरों को खाता है। वैसे ही अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स है, वो उनका फूड भी अलग अलग रहता है।
बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, मतलब हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वी गेट आउट फूड फ्राम प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब हमें जो है फूड कहाँ से मिलता है, या तो एनिमल से मिलता है या फिर प्लांट, या फिर दोनों से मिल जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेसेसरी, मतलब ये सभी चीज़ों से जिससे सभी को फूड मिल सके। कृषि पद्धतियाँ, मतलब अलग अलग प्रकार की जो कृषि खेती वो कैसे होती थी, वो सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे। लगभग 10,000 ईसा पूर्व, ई और पू का मतलब होता है कि ईसा और पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से पहले की बात की। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। मतलब जैसे जब भी उनको खाना खाना रहता, कुछ भोजन चाहिए रहता था, तो वो लोग इकट्ठे होकर बात करते थे। वे कच्चे फल एवं सब्जियां खाते थे, मतलब जो उनको उस टाइम इतनी जानकारी नहीं थी, तो वो कच्चे ही फल, जो कच्ची सब्जी है, उन सभी को खाया करते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ, मतलब धीरे धीरे वो समझते गए, आगे बढ़ते गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब जंतुओं से, मतलब फिर जंतुओं का भोजन अच्छा लगेगा। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उनको पका हुआ खाना अच्छा लगा, तो फिर वो जो गोश्त था उसको पका के खाने लगे। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फसल का मतलब क्या हो गया, जैसे छोटे छोटे पौधे हो गए। अब जैसे अब जो खेती होती है आलू की होती, यदि एक आलू का पौधा आपने उगाया तो ठीक है, यदि बहुत सारी ज़मीन पे उगाया तो उसको हम क्या कहेंगे, फसल। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थात एक ही खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। मतलब जैसे और भी जैसे जो फसल हो गई, वो उन सभी पौधे एक जैसे रहते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जी और फल। जिस मौसम में पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। मतलब जैसे अब ठंड की फसल अलग रहती हैं, गर्मी की अलग रहती हैं, बरसात में, ऐसे इस प्रकार से हम उनका वर्गीकरण करते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। मतलब यहाँ पे अलग अलग, जैसे पूरे, जैसे साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, ऐसे हर प्रकार से अलग अलग है। इस प्रकार से एक दूसरे देश में जो जलवायु है वो अलग अलग है। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, मतलब हर एक जगह अलग अलग फसल जो है उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर यदि हम फसलों को दो भागों में बांटा जाता है, मतलब जैसे अब अलग अलग प्रकार से, अच्छा हम इनको दो भाग में बांट देते हैं। एक रहती है खरीफ फसल और एक रहती है रबी फसल। अब जैसे अपन को याद करना है कि खरीफ कैसे है और रबी कैसे है, तो खरीफ फसल वो रहती हैं, वो फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। यदि अपन को याद करना है तो एक खरीफ नाम याद कर लो और एक रबी। तो खरीफ कैसा है, अब किसमें, वर्षा ऋतु में क्या पानी रहता है, ठंडी रहती है ना। तो ये क्या है, खरीफ मतलब जो है, खरीफ एक इंसान हो गया। खरीफ कैसा है, ठंडा है, मतलब गुस्सा नहीं करता है। और रबी कैसा है, गुस्सा करता है ना। तो गुस्सा करता है मतलब गर्म रहते हैं, वो गुस्सा नहीं करते हैं मतलब ठंडे रहते हैं। तो खरीफ वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है वो खरीफ फसल कहलाती हैं। कैसे है ना, ठंडे टाइम में। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। जैसे इसमें क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, जैसे धान हो गए, मक्का, सोयाबीन, है ना, कपास, मूंगफली। अभी के जो टाइम चल रहा है जून सितंबर, ये सभी क्या रहता है, खरीफ फसल। और रबी फसल को क्या बोलते हैं, जैसे जो गरम वाली, जैसे कौन,
शीत ऋतु जैसे अक्टूबर से मार्च है ना, दिवाली के बाद का टाइम जो रहता है मार्च तक, उगाई जाने वाली फसलें रबी कहलाती हैं। शीत ऋतु मतलब ये भी ठंडी वाले में है ना, ठंडी का मौसम आ जाता है ना, और ये बरसात का मौसम हो गया, ठीक है। तो इसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों ये सभी आ जाती हैं किसमें, रबी फसल में। तो अच्छे याद करने के लिए क्या है, खरीफ कैसा है, ज़्यादा गुस्सा नहीं कर, ठंडा, तो ठंडा है तो क्या है, वो वर्षा ऋतु वाला है ना। और एक गर्म है, मतलब ये गुस्सा करता है, तो गुस्सा करने वाले कैसे रहते हैं लोग, गर्म हो जाते हैं। तो गर्मी का किस टाइम पे रहती है, मार्च के टाइम में है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें, सब्जियां भी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। मतलब जो गर्मी के टाइम में दाल वगैरह ये सब्जियां ये गर्मियों में उगाई जाती हैं। इंग्लिश में हम यदि बात करें तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. मतलब फूड की खोज में वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे ग्रुप्स में। They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. पहले वो कच्चे खाते थे, उसके बाद फिर वो एनिमल्स को मारने लगे। Later they could cultivate lands and produce rice, wheat and other food crops. Thus was agriculture born. मतलब फिर धीरे धीरे करके उनने फसल का करना शुरू कर दिया। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. मतलब यदि एक ही प्लांट जो है एक ही स्थान पे किए जाते हैं कल्टीवेट, उन्हें हम कहते हैं क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। मतलब जैसे व्हीट मतलब होता है गेहूँ, यदि एक जगह पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं तो उसका मतलब है वो गेहूं की फसल है, मतलब व्हीट की फील्ड है ना। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेरेल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मतलब अलग अलग प्रकार की जो है, जैसे वेजिटेबल हो गई, सब्जियां हो गई, फल हो गए, इन सब की अलग अलग रहती है। These can be classified on the basis of season in which they grow. मतलब जिस सीजन में वो होंगे उस हिसाब से उनको हम क्लासीफाई करते हैं या फिर उनको डिवाइड कर देते हैं फसल को। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वारी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मतलब अलग अलग रीजन्स में अलग अलग रहता है। अकॉर्डिंग टू देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। पहला है खरीफ एंड रबी। मतलब एक मोटे तौर पे देखते हैं तो फसलों को दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, एक आता है खरीफ और दूसरा आता है रबी। खरीफ से अपन क्या करें, कहाँ से आता है वो, वर्षा ऋतु वाले, और रबी हो गए जो वो विंटर सीजन मतलब ठंडी वाले टाइम में। द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्लॉड। मतलब बरसात के टाइम में जो होते हैं उन्हें हम खरीफ बोलते हैं, और जो विंटर में रहते हैं उनको हम कहते हैं रबी क्रॉप। विंटर का मतलब होता है ठंडियों के टाइम, और रेन के टाइम होते हैं उन्हें कहते हैं हम खरीफ। द रेनी सीजन इन द इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, जिसमें आता है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स एंड खरीफ। ये सभी खरीफ के एग्जाम्पल हो गए। और रबी क्रॉप के एग्जांपल कौन से, पी, मस्टर्ड। मतलब पी का मतलब होता है जो अपने मटर रहते हैं, इनको हम पी कहते हैं। विसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन। मतलब जो दाल वगैरह हो गए, सब्जियां, ये सभी गर्मी के टाइम पे होती हैं अलग अलग जगह पे। अब आधारिक फसल पद्धतियाँ, मतलब जो फसल उगाने की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं अलग अलग टाइम में, उन सभी के बारे में हम आगे बात करते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली और अथवा आप
सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। मतलब अलग अलग, जैसे जो माली है, जैसे जो बनाते नहीं हैं अलग अलग तरह से क्यारियाँ बना लेते हैं, तो वो उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिए हुए क्या क्या करते हैं काम। जैसे मिट्टी को पहले, सबसे पहले क्या ज़रूरी रहती है, मिट्टी, तो उसको पहले अच्छे से खेती के लिए तैयार करना। फिर हम करेंगे बुआई, फिर खाद्य वगैरह, खाद और उर्वरक देना। उसके बाद सिंचाई करते हैं। फिर खरपतवार से सुरक्षा, मतलब जो अनवांटेड चीज़ रहती है वहाँ पे, उनसे अलग करना। और कटाई करते हैं, फिर उसका स्टोरेज, और फिर सेलिंग कर देते हैं, बेच देते हैं। तो हम आगे बात करते हैं मिट्टी तैयार करना से, मतलब पहली प्रोसेस जो रहती है उसे पहले हमें कैसे उगाना है, तो उसको हमें पहले मिट्टी बनानी पड़ेगी वहाँ पे, उसको ऐसे तैयार करना पड़ेगा जिससे वहाँ पे हम उगा सकें। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, मतलब पहले हमें अच्छे से मिट्टी को बनाना है। मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। जिससे मतलब पोला बनाना, मतलब इससे क्या है, उसको अपन यदि बारीक रहेगी तो जो जड़ें हैं वो अंदर तक जाएंगी, और अंदर तक जाएंगी तो जिससे पौधा अच्छे से खड़ा रहेगा, है ना। तो इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। मतलब जब नीचे से अति अच्छे से रहेंगी तो उनकी जो प्रोसेस है सांस लेने वाली पत्तियों में, वो अच्छे से हो पाएगी। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक करती है, हमें आगे पढ़ना है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा होम्स बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना पोला क्यों आवश्यक है, मतलब जो केंचुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, किसानों के मित्र, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो मिट्टी को एकदम उर्वरक बना देते हैं। कैसे, फर्टिलाइज बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फर्टिलाइज कर देते हैं, तो हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी रहती है। इसलिए जो केंचुओं को किसान के मित्र बोलते हैं। तो ये क्यों आवश्यक रहती है, वो आगे पढ़ना है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु की मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों का द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मतलब जैसे कई बार जो खाद वगैरह डाल देते हैं, कचरा वगैरह, ये सभी भी जो मिट्टी को बहुत ज़्यादा उर्वरक बनाते हैं, जिससे क्या है, उसमें बहुत सारे अलग से फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे हमारी फसल बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी की ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। मतलब जैसे अब ये यहाँ पे मिट्टी हो गई पूरी, ये फसल है ना, नीचे ऊपर अपना पौधा है, तो मिट्टी तो यहाँ पे बहुत सारी है, तो इतनी ऊपर की लेवल की जो मिट्टी रहती है, यही बस यहाँ पे जड़ें रहती हैं। तो यही जो मिट्टी है, ये अकेले इस पौधे को ऊपर, मतलब इसकी पौधे को जो बढ़ रहा है उसमें मदद करती है। कुछ सेंटीमीटर, मतलब इतनी लंबी हो गई, है ना। तो इसे उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ सकते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना, एक पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, मतलब जो हिंदी में अपने यहाँ पे बोलते हैं बखन्नी करना। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, जिससे वो वहाँ पे मिट्टी ऊपर की अच्छे से हो जाएगी, तो जो बीज है वो अच्छे से यहाँ पे बीज अच्छे से हम डाल सकते हैं, और उसकी जड़ें भी जिससे अच्छे से फैल जाएं और पौधा अच्छे से अपना बढ़ता रहे। मिट्टी को उलटने और पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं जुताई। और अपने यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रक्रिया बोलते हैं, है ना। पहले कई जगह है, गांव की भाषा में बखन्नी बोलते हैं, है ना, और टेक्निकल भाषा में बोलें तो उसे जुताई। इसे हल चलाकर करते हैं।
हल लकड़ी या लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई में से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। और जैसे अलग अलग जगह पे कई जगह ट्रैक्टर से किए जाते हैं, कई जगह हल से। तो क्या है, जो बड़े बड़े जैसे बन जाते हैं मिट्टी के पत्थर, उनको भी तोड़ते हैं तो थ्रेसिंग वगैरह और बारीक भी कर सकते हैं, जिससे मिट्टी से अपने जो बीज हैं वो अच्छे से उसमें बुवाई हो सके। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कई बार क्या है, खाद वगैरह जो दी जाती है जिससे हमारे पौधे बहुत अच्छे से हो जाए। इंग्लिश में हम बात करें तो बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के बेसिक प्रैक्टिस हमें बात करना है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड्स ऑफ टाइम। You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by the when you grow ornamental plant your home। मतलब हम घर पे भी कुछ छोटे मोटे पौधे उगाते हैं तो उन सभी के लिए भी हम ये सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। These activities or tasks are referred to as एग्रीकल्चरल practices। मतलब इन सभी को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं, जिनमें आते हैं preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting और storage। ये सभी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं। तो पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सबसे पहले जो ज़रूरी है सॉइल, उसको हम प्रिपेयर करना पड़ता है। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। मतलब क्रॉप को उगाने के पहले हमें सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मतलब सॉइल को छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट करना है, जिससे हमारा पौधा अच्छे से ग्रो कर सके। दिस अलो द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। मतलब जिससे जो रूट है, हमारी जड़ है, वो अंदर तक जा सके, इसलिए उसको मिट्टी को अच्छे से बारीक किया जाता है। The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil। और जिससे वो नीचे तक जाते हैं और आसानी से ले सकते हैं। Why does the loosening of soil allows the root to breathe easily? और हमें ये बताना है कि जो easily रूट है, जो रूट है वो easily breathe कैसे कर पाते हैं। The loosened soil help in the growth of earthworm and microbes प्रेजेंट इन द सॉइल। और जो मिट्टी को हम बारीक जिससे कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें अर्थवर्म मतलब केचुए आ जाते हैं, जो हमें बहुत जो किसान के लिए बहुत मदद करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट एंड बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। मतलब सॉइल की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, वो हमें आगे पढ़ना है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस द सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे varied nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants। और उसमें बहुत सारी जो है सॉइल में, जैसे जो डेड बॉडी रहती हैं छोटे छोटे जीवों की, वो भी उसमें बहुत एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो भी खाद के रूप में उपयोग की जाती हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर। मतलब जो है सॉइल जो है प्लांट, ये ऊपर हो गया प्लांट, तो इसके नीचे की जो कुछ सेंटीमीटर्स की जो मिट्टी रहती है वही अकेले सपोर्ट करती है। सॉइल सपोर्ट्स प्लांट्स टू ग्रो, मतलब प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट करती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। मतलब क्रॉप के कल्टिवेशन के लिए जो है सॉइल का
छोटा होना बहुत ज़रूरी है, मतलब सॉइल बारीक रूप में, जिससे हमारी जो पौधे हैं वो अच्छे से उग जाएं। द प्रोसेस एंड ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। मतलब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिलिंग बोलते हैं या फिर बोलते हैं प्लगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन, या फिर ये चाहें तो आयरन के बने होते, लोहे से या फिर लकड़ी के बने रहते हैं। इफ़ अ सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट में नीड्स वाटरिंग बिफोर। कई बार यदि मिट्टी ज़्यादा कड़ी हो जाती है तो उसको पानी देने की भी ज़रूरत पड़ती है, सिंचाई वगैरह से भी करते हैं। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स and leveling the field in the beneficial for sowing as well as for the irrigation. Leveling of soil is done with the help of leveler, और मतलब जिससे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन ना हो इसलिए उसको बारीक और अच्छे से लेवल में मिलाया जाता है। Sometime manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moisture before sowing, और बुआई के पहले जो है उसको अच्छे से थोड़ा सा पानी दिया जाता है, जिससे आसानी से जो पौधे अच्छे से। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियोस को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर लेना। और फिर मिलेंगे हम अगले पार्ट के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।